राजेंद्र यादव। उपसभापति महोदय, कल जब कैंपा बिल पे चर्चा प्रारंभ हुई तो चर्चा से ये ध्यान में आया कि जो प्रेजेंट कैंपा बिल है ये कोई फॉरेस्ट राइट बिल के विरोध में बनाया गया बिल है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये भी है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और हमने फॉरेस्ट राइट 2006 में जाके दिए। आखिर क्या कारण था कि आज़ादी के 56 सालों तक हमने फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स को उनके राइट नहीं दिए? आखिर क्या कारण था कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, ओबीसी को अधिकार जाके 1990 में मिला? तो ये पिछड़ों को, ये ट्राइबल्स को 50 साल तक अगर अधिकार नहीं मिला, उनके सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, तो इसका दोषी कौन है? और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज एक तो उनको 56 साल बाद जाकर के आपने 2006 में अधिकार दिया। आज जब उनके अधिकारों को संपन्न बनाने के लिए हम एक फंड को नेशनल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के द्वारा खर्च करना चाह रहे हैं, तो भी उसको दिक्कत पैदा की जा रही है। यह जो कैंपा बिल है, माननीय जयराम रमेश जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए, और ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने एज ए एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने जो भी अपने विषय रखे, जो भी अपनी नोटिंग्स दी, जो भी पॉलिसी गाइडलाइन बनाई, उन सबको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। और ये बहुत अच्छी बात है सार्वजनिक जीवन में अपने विषयों को स्पष्टता से रखने के लिए, और मैं उनकी किताब का प्रशंसक भी हूं। मैंने वो किताब पढ़ी भी है, द ग्रीन सिग्नल। और जयराम जी, मैं आप ही को कोट करना चाहता हूं। आपने लिखा, ए टोटल ऑफ अबाउट ₹1000 crore was transferred to these states for purpose of regenerating natural forest and afforestation activities in 2009-2010. This was a moment of great personal satisfaction because I had been able within a 2 month of taking over to break a logjam that had lasted almost 8 years of the satisfaction of all concerned. आपने 1000 करोड़ रुपए के लिए इतना सेटिस्फेक्शन दिया, तो आज 42,000 करोड़ आ रहा है, तो अनिल माधव दवे जी को कितना सेटिस्फेक्शन होगा। और जब वो पैसा हम स्टेट्स को देने जा रहे हैं, तो आपने तो 8 साल तक वो पैसा ग्राम सभा को नहीं दिया। आपने तो कोई ऐसी 8 साल तो आपके पास थे, ये व्यवस्था तो आपके हाथ में थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम पैसा किसी बिना अकाउंट के देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल बनाया है, इस बिल के क्लॉज 23 में जो नेशनल अथॉरिटी जो भी पैसा खर्च करेगी वो पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है, क्योंकि क्लॉज 23 में लिखा है, दिस क्लॉज सीक्स टू प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ ए कॉपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट of the annual report of national authority giving to a full account of its activity during the previous financial year. और ये this then clause 24, this clause seeks to provide for laying a copy of annual report and audit report of the national authority together with a memorandum of action taken on the recommendation contained therein before each house of parliament. तो जब हम compensatory forestation का जो पैसा है, जब हम देश के स्तर पर देने वाला पैसा संसद के सामने हम रखने जा रहे हैं, राज्यों का पैसा हम राज्य की विधानसभाओं के सामने रखने जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार से किसी उत्तरदायित्व को हमने कम करने का प्रयास किया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने 1980 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया, उसके बाद 1988 में हमने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, और 2006 में हमने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसके सबसेक्शन 7 में भी हमने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और
इसके संबंध में जो अफॉरेस्टेशन के लिए जो पैसा खर्च किया जाना है, उसमें हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रावधान किए हैं, उसको बना के रखना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि जो हमारे लंबे समय से, आखिर 56 साल तक इस देश के ट्राइबल्स को अगर अधिकार नहीं मिला था, अगर आखिर इस देश के ओबीसी को 50 साल तक अधिकार नहीं मिला, तो हर आदमी को अधिकार देने की जिम्मेदारी और शपथ ये हमारी सरकार ने ली और हम इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो हमारे देश में बनी है, ये एक ऐसी परिस्थिति में बनी है कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के एक संकट के कारण, एक जो हमारे लगातार जंगल कट रहे हैं उसकी समस्या से प्रभावित है। और दुनिया में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा लोग जंगल के आधार पे अपना जीवन यापन करते हैं तो वो भारत है। सबसे बड़ी संख्या में जंगल जिनका जीविकोपार्जन का आधार है वो भारत है। और इसलिए हमारे जंगल में रहने वाले जो जनजाति समाज हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी सभी गतिविधियां उनके जल, जंगल, जमीन से संचालित होती हैं। और इसलिए ये जो हमने कैंपा बिल भी जब लाए हैं तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ऐसी भूमि की प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना जिसका कोई और विकल्प नहीं है, विकास के लिए हमको वो करना ही पड़ेगा, तो उसका कोई वैल्यूएशन करके उसको कंपनसेशन हमको करना पड़ेगा। और जब उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा तो पहली बार इस बिल के माध्यम से हमने जो एनवायरमेंटल सर्विसेज है और विशेष रूप से जंगल के विषय में भी, चाहे बाढ़ नियंत्रण का विषय हो, चाहे जल संसाधन का विषय हो, चाहे भूमि की उर्वरता का विषय हो, चाहे वायु की गुणवत्ता का विषय हो, जंगल हमारे केवल पर्यावरण नहीं। सर मैं 10 मिनट लूंगा, मेरी पार्टी का टाइम है। आपके पार्टी के है 26 मिनट, आपको 7 मिनट दिया गया था। 10 मिनट में पूरा तो आपके और 3-4 स्पीकर और हैं। जी मेरा विषय पूरा नहीं होगा। मैं 10 मिनट में प्लीज बी शॉर्ट। मैं शॉर्ट तो बोले नहीं है अभी तो 56 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, यही बता रहे हैं, क्योंकि उसमें वाजपेयी जी की सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने भी ओबीसी को कुछ नहीं दिया, ना जो है आदिवासियों को कुछ दिया। तभी तो राजनीतिक भाषण चल रहा है। बिल पे तो भूपेंद्र जी अभी आएंगे। शुक्ला जी धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देश की आजादी के बाद, मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, देश की आजादी के बाद पहली बार अगर शेड्यूल्ड ट्राइब मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी ने बनाई तो आने के बाद हमने बनाई और किसी ने नहीं बनाई। आज तक आपने, आजादी हुई 40 साल तक आपने कभी सोचा नहीं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए। कभी सोचा नहीं कि दूसरा जो ट्राइबल कमीशन था, अगर वो ट्राइबल कमीशन बनाने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। और इसलिए मैं यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं हूं। मेरा शुक्ला जी ये निवेदन यह है कि जिन लोगों के लिए इस देश ने आजादी ली थी, जो गरीब, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए इस देश को आजादी मिली थी, उन तक अधिकार पहुंचने में देरी क्यों हुई? और सामूहिकता की जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए, लेकिन उसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इससे कोई अब इसके बाद मेरे 10 मिनट शुरू होंगे। आप सुन लीजिए ना, सच सुना नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं दिए? 2006 में ही राइट क्यों दिए? फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट क्यों आपने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया? आप तो सत्ता में थे, आपके समय तो काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं काका कालेलकर के बाद मंडल कमीशन बना के रिपोर्ट? यादव जी आप यहाँ एड्रेस करें, आप और मैं नहीं है यहाँ, और बिल पे आ जाए, आप बिल पे आ जाए और यहाँ एड्रेस करें। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, बैठ जाइए, मैं ये कहना चाहूंगा, बैठ जाइए ना, हमारे ही सपोर्ट से हुआ है भाई अनवर अली जी। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कैंपा का जो फंड हमारे पास आज उपलब्ध है, इस कैंपा के फंड को
अगर हम अपने देश के पर्यावरण की जो हमारा इको मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो जो प्रोविजन किया गया है, मेरा ये मानना है कि उस फंड को खर्च करते समय 5 बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, इस फंड में ये प्रोविजन किया गया है कि जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड है, जो हमारे जिसको चारागाह मैदान, घास के मैदान कहते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में एक इकोसिस्टम को बनाए रखने का कार्य करते हैं। ये केवल पशुओं के चारागाह नहीं है, ये देश की बायोडायवर्सिटी, देश की वनस्पतियों के संरक्षण के लिए और लंबे समय तक एक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जो खाली जमीनें हमारे पास हैं, उस खाली जमीनों के लिए ये पूरे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए काफी लाभदायी सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड्स हैं, इनको हम परंपरागत वनों में शामिल नहीं करते। Please conclude. Your 10 minutes is over. Please 5 conclude. मिनट। सामान्यतः हम ये conclude. मान लेते हैं। बस आप 1 मिनट में कंक्लूड करिए। 5 मिनट सर। नहीं, आप you said 10 minutes. I have given you 10 minutes. Sir, Please you conclude. Please conclude now. 5 मिनट। सामान्यतः हमारा जो ग्रामीण समुदाय है, ये बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को चारागाह उपलब्ध कराते हैं और इसलिए इनको बचाने, पुनर्जीवित करने और इनके महत्व और मूल्यों की पहचान करने के प्रभावी प्रयास करने चाहिए। कैंपा के फंड का उपयोग भी करना चाहिए। दूसरा जो विषय है वो हमारे वेटलैंड्स हैं। हमारे जितने भी जो पानी का वाटर टेबल है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो जलीय क्षेत्र जो हमारे इको पूरे सिस्टम को बना के रखते हैं और जैव विविधता को आधार प्रदान करते हैं, इस कैंपा फंड का उपयोग उसके लिए भी करना चाहिए। तीसरा जो विषय है वो जो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया में, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके जो सांस्कृतिक अधिकार है, उनका जो एनवायरमेंटल सर्विसेज में जो उनका भी योगदान है, उनको ध्यान रखते हुए उनके अधिकारों के लिए होना चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बड़ी संख्या में ये जो कॉरिडोर्स हैं हमारे, जैसे रणथंभौर और सरिस्का के बीच में कॉरिडोर है, उत्तराखंड में भी ऐसे कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स में जो जाने आने का जो जंगली जानवरों का जो एक पूरा सिस्टम है, वो कॉरिडोर्स हमारे मेंटेन रहे, वरना हमारे जंगल मेंटेन नहीं रहेंगे। एक जो रहने वाली जो ट्राइब्स जो वहां पर रहती हैं, सामान्यतः जब जंगली जानवरों के द्वारा उनके पशु का शिकार कर लिया जाता है, तो उसके लिए तो उसका जो दूध देने वाला पशु है वो महत्वपूर्ण है, तो वो ऐसे जंगली जानवरों के लिए पॉइजन वगैरह गांव के आसपास रखते हैं। तो हम कभी कभी बहुत अपने अच्छे संख्या के जंगली जानवरों को खो देते हैं। इसलिए क्या कैंपा फंड के माध्यम से ये जो हमारे रहने वाले लोकल ग्रामीण ट्राइबल हैं, मैं ऐसे बहुत सारे सवाई माधोपुर के गुजर गांव में घूमा हूं, उनको उनके जो जानवर मारे जाते हैं जंगली जानवरों के द्वारा, उनके लिए भी कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो उनके लिए फ्रेंडली बन करके रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो स्थानीय समुदाय, हम ये बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के जंगल को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास स्टाफ है, उतना स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, उनके जो माइनर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स है उसके साथ उसका वैल्यू एडिशन हो, और उसके लिए क्या हम इस प्रकार के फंड का जो है उपयोग करके इसका हम किसी प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में हमने आए दिन आग लगते हुए खतरे को देखा है। तो इस प्रकार की जो स्किल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है इन जंगलों को बचाने के लिए, उसका इसका उपयोग करना चाहिए। और जो पूरी दुनिया भर में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो हम लोगों ने लागू किया है कि जिसको हमने समाप्त कर दिया है, हम कोई पानी नहीं बना सकते, हम कितनी तरक्की कर लें, हम कभी नेचुरल जंगल पैदा नहीं कर सकते, हम उन वन्य जीवों को नहीं बचा सकते, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं, जो उन लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना। और इसलिए सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12 से 14 अप्रैल 2016 को जो 3rd एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो टाइगर कंजर्वेशन में उन्होंने विषय रखा था, मैं केवल उनके पैराग्राफ को कोट करूंगा
उन्होंने कहा था, हालांकि वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए थी, बाघ संरक्षण के लिए। मैं केवल उसको कोट करके अपना विषय समाप्त करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा मैं कोट करना चाहूंगा, बाघ संरक्षण अथवा वन संरक्षण हमारे विकास के प्रतिकूल नहीं अपितु यह हमारे विकास का हिस्सा है। हमारी गतिविधियां वन्य जीव एवं वनों के हित में हो। पारिस्थितिकीय मूल्य हमारी जरूरत है और हमें इन्हें प्राकृतिक संपदा अर्थात नेचुरल कैपिटल मानना चाहिए। कुछ बाघ संरक्षित क्षेत्रों का हमारी संस्थाओं ने जो आर्थिक मूल्यांकन किया है वह बताता है कि ये संरक्षित क्षेत्र हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकीय सुविधाएं हैं जो हमें स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसलिए हमें इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र को विकास के प्रतिकूल न मानकर विकास के वास्तविक सहयोगी के रूप में पहचान करनी होगी और कैंपा फंड सही तरीके से खर्च हो, राज्यों को यह पैसा जाए, इसमें किसी प्रकार की देरी ना हो, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो जंगल जमीन के जो अधिकार की जो बात होती है उसकी संरक्षा हो, हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा हो, हमारे जंगल बचे, देश की बायोडायवर्सिटी और देश का जो हमारा इकोसिस्टम है वो बचे। और इसमें सभी लोग जो दल इसमें एक साथ आकर के जो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसकी एक लंबे समय से आवश्यकता थी और आज पूरा सदन इसको जो समर्थन दे रहा है, ये एक बहुत अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए, देश के पर्यावरण संतुलन के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you.